नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में और उससे जितने भी कॉलेज संबंधित हैं सभी में जो 2 तारीख को फाइनेंस एंड बैंकिंग का पेपर होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 तारीख को आपका पेपर है। पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके इसके लिए हम 2023-24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। इस पेपर का कोड है COMM 203। कुल 50 क्वेश्चन इस पेपर में हैं। पूरा वीडियो आप देख करके परीक्षा में जाइएगा। इसमें से ढेर सारे प्रश्नों के आने की संभावना आपके पेपर में रहेगी और इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक न तो जमा स्वीकार करता है और जनता को ऋण नहीं देता है। दोनों काम नहीं करता है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक में आप पैसा जमा करने जाएंगे तो नहीं जमा होगा और वह जनता को ऋण भी नहीं देता है। बाकी सभी कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बैंक नोट जारी करता है, वाणिज्यिक बैंकों के नकद का संचय करता है, उसका संरक्षण करता है और शाख का नियंत्रण भी करता है। तो सी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जब बैंक शाखाओं में करेंसी नोटों की कमी हो जाती है तो वे आगे की आपूर्ति के लिए किससे संपर्क करते हैं? करेंसी चेस्ट से भी संपर्क करते हैं, उक्त स्थान पर बैंक की मुख्य शाखा से संपर्क करते हैं, SBI के शाखाओं से भी संपर्क करते हैं। तो डी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बैंक दर वह दर है। आपसे पूछा गया है कि बैंक दर क्या होता है। एक तरीके से तो जिस पर बैंक ऋण प्रदान करते हैं। अगर आपके घर के पास कोई बैंक है और उससे आप ऋण लेने जाते हैं तो जिस दर पर वह ऋण प्रदान करेगा उसी को बैंक दर के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, रिवर्स रेपो का मतलब है। रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है? वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। यानी जब RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेगा तो उसे रिवर्स रेपो कहा जाता है। यही आपसे पूछा जाए कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है, तो जब जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो RBI से पैसा लेते हैं तो उसको रेपो दर कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेपो का उल्टा हो जाता है। तो चौथे का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दरें बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं न कि RBI द्वारा? तो मुद्रास्फीति का जो दर होता है वो बाजार निर्धारित करता है। मुद्रा की मांग कितना है इसके आधार पर मुद्रास्फीति तय होता है। तो डी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करती है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कौन विनियमित करता है? तो RBI ही विनियमित करता है। बैंकिंग कंपनियों को भी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी RBI ही विनियमित करता है। सेबी केवल शेयर मार्केट से संबंधित चीजों को ही विनियमित करता है, बाकी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित नहीं करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, डीमैट प्रारूप में शेयरों को संभालने के लिए देश में निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरी है? तो NSDL है। NSDL ही डीमैट प्रारूप में शेयरों को संभालता है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बैंक ऋण के संदर्भ में EMI क्या है? EMI क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो EMI जो है समान मासिक किस्त है, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी जो आपके खाते से आप ऋण लेते हैं तो आपके खाते से हर महीने उतना ही रुपया कट जाएगा जितना किस्त आप बनवाएंगे। तो इसे समान मासिक किस्त कहा जाता है, EMI कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कारोबार बुलियन मार्केट पर किया जाता है? तो बुलियन मार्केट पर सोना और चांदी का कारोबार होता है। सी ऑप्शन नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, व्यवस्थित निवेश योजनाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक केंद्रित सुविधा है? म्यूचुअल फंड के द्वारा। म्यूचुअल फंड के द्वारा ही यह सुविधा प्रदान की जाती है कि आप SIP कर सकें। SIP इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, यानी व्यवस्थित निवेश योजना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इस IFSC कोड को जानने से बैंक ग्राहक को किस प्रकार मदद मिलती है? बैंक ग्राहकों को क्या मदद मिलता है IFSC कोड जानने से? तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हस्तांतरण में आवश्यक होता है, IFSC आवश्यक हो जाता है। यह कोड देश के प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान कराता है। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका
सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में बीमा कंपनियों को कौन सा शीर्ष निकाय नियंत्रित करता है? तो बीमा कंपनियों को भारत में इरडा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, IRDA के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जा सकता है? प्लास्टिक मनी किसको कहा जा सकता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन 13वीं का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, IFSC क्या है? IFSC क्या है? तो भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश का इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद कर लीजिएगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, किस तकनीकी पहल ने भारत में किसी भी समय कहीं भी बैंकिंग की अवधारणा को सक्षम बनाया है? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है, कोर बैंकिंग समाधान इसने सक्षम बनाया है। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, RTGS का फुल फॉर्म क्या है? RTGS का फुल फॉर्म होता है वास्तविक समय सकल निपटान, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप इंग्लिश वाला फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, वास्तविक समय सकल निपटान। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के नुकसान हैं। ये तीनों नुकसान है, धोखाधड़ी की भी गुंजाइश रहती है, आवेग में खरीदारी हो जाता है, भुगतान विवाद भी हो सकता है अगर पेमेंट सफल नहीं हुआ तो। डी ऑप्शन यहाँ पर 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट निम्नलिखित में से किसके समान है? तो बैंकर्स चेक के समान होते हैं बैंक डिमांड ड्राफ्ट। तो 18 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन RBI की सहायक कंपनी है? सिडबी भी है, नाबार्ड भी है, राष्ट्रीय आवास बैंक भी है। तो डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में सिक्के ढालने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो भारत सरकार के द्वारा सिक्के ढलाई का काम किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत की मौद्रिक और साख नीति निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? तो RBI की जिम्मेदारी है। RBI ही मौद्रिक नीति और साख नीति का नियंत्रण करता है, वही तय करता है। तो सी ऑप्शन 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना है के लिए, यानी किसके लिए ऋण प्रदान करना है? तो कृषि और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कुटीर एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, इन सभी के लिए करता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 23 नंबर देख लेते हैं, RBI के गवर्नर के रूप में काम करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? तो मनमोहन सिंह है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर भी रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं 10 सालों तक। तो बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। जितने भी सेवा से संबंधित काम होंगे, जैसे बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, सड़क हो गया, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग से संबंधित क्षेत्र। बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। कृषि और उससे संबंधित चीज जैसे मत्स्य पालन हो गया, दूध उत्पादन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बैंक जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। सी ऑप्शन 24 का आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित व्यवसाय पर लागू है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना जो है RRB सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है। 25 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। तो भारत में सबसे बड़ी जो जीवन बीमा कंपनी है वो भारतीय जीवन बीमा निगम है। 26 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। 27 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, KYC का मतलब है। KYC का मतलब होता है अपने ग्राहकों को जानो, नो योर कस्टमर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जाना जाता है, यानी किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है, वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है, ई बैंकिंग भी कहा जाता है। ये तीनों नामों से ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग के नाम से ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बैंकिंग लेन देन में पिन को कहा जाता है।
बैंकिंग लेन देन में पिन को क्या कहा जाता है? पिन को कहा जाता है निजी पहचान संख्या, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड लेन देन में ओटीपी क्या है? ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। तो 31 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है। एचडीएफसी बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है पूंजी की दृष्टि से। तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 33 नंबर प्रश्न है, महंगाई का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। महंगाई का जो सबसे बुरा प्रभाव होता है वह गरीबों पर होता है। तो बी ऑप्शन 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, रुपे कार्ड है। रुपे कार्ड जो है एक डेबिट कार्ड है। तो 34 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, एक चेक की वैधता अवधि क्या है? तो एक चेक जो है जारी होने की तारीख से 3 महीने तक वैध होता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, क्या निरक्षर व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? तो हाँ, निरक्षर व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, वो भी एटीएम से जाकर के पैसे निकाल सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, बैंक इनके बदले ऋण प्रदान नहीं करता है। तो लॉटरी टिकट के बदले बैंक जो है ऋण प्रदान नहीं करता है। बाकी अगर आप सोने का गहना देते हैं तब भी बैंक ऋण देगा। एलआईसी की पॉलिसी आपके पास है तब भी बैंक ऋण प्रदान करेगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आपके पास है तब भी बैंक ऋण प्रदान करेगा। तो 37 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक के कर्जदार बन जाते हैं? अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप बैंक के कर्जदार बन जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हमेशा जो है ऋण देने का ही काम करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिप्टो करेंसी है? तो बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है। 39 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएमपीएस का पूर्ण रूप है तत्काल मध्यम भुगतान प्रणाली, यानी इमीडिएट मीडियम पेमेंट सिस्टम। तो डी ऑप्शन यहाँ पर 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाना जरूरी है? तो आईएमपीएस को आधार कार्ड के साथ जोड़ना ज्यादा जरूरी है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सीटीएस क्या है? सीटीएस का मतलब होता है चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ट्रांकेशन चेक सिस्टम यहाँ लिख दिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण के लिए एक डिपॉजिटरी भागीदार के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते को भी कहा जाता है, डीमैट खाता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, नए बैंकों की स्थापना के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, इसे कौन सी संस्था अनुमति देती है? तो आरबीआई जो है नए बैंकों की स्थापना की अनुमति देती है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया है जिसका अर्थ है, बैंक शब्द का अर्थ होता है बेंच। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बैंकिंग विकास संस्थान नहीं है? तो इसमें जितने भी हैं सभी बैंकिंग विकास संस्थान है, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिला मुझको जो बैंकिंग विकास संस्थान नहीं है। आईएफसीआई जो होता है ये 1948 में स्थापित हुआ था और ये भारत की पहली बैंकिंग विकास संस्था है। भारत की पहली बैंकिंग विकास संस्था है आईएफसीआई। इसमें सभी जितनी भी कंपनियां हैं सभी बैंकिंग विकास संस्थान ही हैं। तो छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, एनएवी का फुल फॉर्म क्या है? एनएवी का फुल फॉर्म होता है शुद्ध संपत्ति मूल्य, यानी नेट एसेट वैल्यू। तो सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान आरबीआई के पर्यवेक्षी जनसंपर्क दायरे में नहीं है? तो म्यूचुअल फंड आरबीआई के दायरे में नहीं आता है या सेबी के दायरे में आता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कार्यों को बैंकों द्वारा आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है? खाते खोलना और बंद करना आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत डीलरों की नियुक्ति की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।